गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे खरीफ की फसलों के प्रमुख रोग, जिसमें हमने खरीफ की फसलों के 5 रोग पूरे कर लिए थे। आज अपना रोग है वो है कपास का जीवाणु अंगमारी रोग, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन। तो ये कपास में सामान्य रोग है जो कपास के अंदर पैदा होता है। इस रोग को कोणीय पत्ती धब्बा रोग या काली भुजा रोग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या बनते हैं, जो वाटर सोक्ड स्पॉट, पानी के धब्बे जैसे संरचना बन जाती है जो बाद में भूरी और काली हो जाती है। इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ा है, काली भुजा रोग कहते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए जो नाम दिख रहा है आपको, ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि पत्ती कैसी दिखती है, ब्लैक कलर की शॉफ होती है। इसके मुख्य लक्षणों की बात करें तो इसका जो रोगजनक होता है वो पादप की रूट के अलावा जड़ को इफेक्ट नहीं डालता। जड़ के अलावा पादप के सभी भाग इससे क्या होते हैं, संक्रमित होते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या चीज़ होती है कि जड़ इससे क्या नहीं होती, प्रभावित नहीं होती। तो पौधे के कौन से भाग पर किस तरह के लक्षण होते हैं, इसके आधार पर इसको 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है नवजात पादप अंगमारी, मतलब नवोद्भित पादप के ऊपर इसका फर्क चालू होता है। फिर बात करते हैं इसमें जो कोणीय अंगमारी होता है, फिर होता है काली भुजा अवस्था, और चौथी और अंतिम अवस्था होती है वो बॉल रोट या डोडा सडन अवस्था कहते हैं। तो ये 4 अवस्थाएं इसके अंदर पाई जाती है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नवजात पादप अंगमारी। तो इस अवस्था के अंदर जो नवोद्भित पौधे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, उन पौधों पर पानी के धब्बे, जैसे आपने देखा होगा पानी किसी का डाल देते हैं तो उस पानी के आपको धब्बे से दिखाई देते हैं, वैसे धब्बे बनते हैं जो धीरे धीरे बाद में क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, और बड़े होकर वो भूरे रंग के और भूरे से फिर गहरे काले रंग के दिखाई देने लग जाते हैं, और ये पूरी पत्ती पर फैल जाते हैं, और इसके कारण क्या होती है, पूरा का पूरा पादप मुरझाकर सूख जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी समस्या है। फिर बात करते हैं आगे कोणीय अंगमारी। कोणीय अंगमारी कौन सा होता है? जो परिपक्व पादप होता है उसकी पत्तियों के ऊपर पानी के सूख धब्बे, जो अपन ने कहाँ देखे थे, नवजात पादप में देखे थे, सेम वैसे धब्बे प्रकट होंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होते हैं, ये कोणीय हो जाते हैं, पर्टिकुलर किसी भाग में किसी शेप में प्रकट होते हैं, और साथ में ये छोटी शिराओं द्वारा घिरे हुए रहते हैं। कहाँ पर? पत्ती की सतह के ऊपर, जो पत्ती को भोजन या जल उपलब्ध करवाने के लिए जो शिराएँ होती हैं, उन शिराओं के द्वारा ये घिरे रहते हैं, और फिर धीरे धीरे पादप का जो पत्ती वाला हिस्सा होता है वो कैसा होता है, भूरे से काले रंग का हो जाता है। ठीक है, तो ये था कौन सा, कोणीय अंगमारी अवस्था। फिर बात करते हैं अपन आगे काली भुजा अवस्था। तो काली भुजा अवस्था होती है, उसके अंदर क्या होता है, देखिए आप कि जो तना और शाखाएं होती है वो गहरे भूरे से काले, जो लाइनें होती है वो अंदर की ओर धंस जाती है। इस टाइप के से निशान दिखाई देते हैं, जो धीरे धीरे तने और शाखाओं के चारों ओर क्या आती है, एक घेरा सा बना देती है, और ये घेरा जो बन जाता है, इसके बाद पत्तियाँ सूख जाती है, झड़ जाती है और काली जाती है, और साथ साथ इसकी जो शाखा होती है, इसकी टहनी होती है, वो भी कैसी होती है, काली हो जाती है। और इसी काली होने के कारण इस रोग को काली भुजा रोग भी कहा जाता है। तो ये आपने शुरू में बात की थी कि काली भुजा रोग, तो काली भुजा रोग इसलिए कहते हैं क्योंकि पत्ती के साथ साथ इसकी भुजा भी कैसी होती है, गहरे काले रंग की दिखाई देती है। और इसकी जो अंतिम अवस्था है वो है डोडा, या इसका जो बॉल होता है, इसका जो उत्पाद होता है जिसमें मिलता है फल पुष्प, उसकी बात कर रहे हैं, वो सड़ने लग जाता है। तो क्या होता है उसने देखिए कि इसके बॉल पर भी क्या होते हैं, वही सूखे पानी के धब्बे से दिखाई देते हैं, और वो धीरे धीरे क्या होते हैं, गहरे हो जाते हैं, जिससे कॉटन का जो स्पॉट है, जिससे जो कॉटन का स्पॉट है, जो वाइट कलर का कॉटन होती है, वो कैसे हो जाएगी, काले रंग के धब्बे के अंदर बदल जाती है, और धीरे धीरे पूरी गहराई के अंदर ये काले रंग फैल जाता है, और इसके जो रेशे होते हैं वो भी कैसे होते हैं, इससे प्रभावित होते हैं, और जिससे जो अपनी उत्पाद की गुणवत्ता है, रुई की गुणवत्ता होती है, वो क्या होती है, इससे प्रभावित होती है। और जब रुई की गुणवत्ता या रुई का कलर चेंज हो जाता है तो मार्केट वैल्यू क्या होती है, उसकी कम हो जाती है। तो ये था डोडा या बॉल सडन अवस्था। अब मैं आपको इन चारों अवस्थाओं के डायग्राम दिखा रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको साथ में इन सब के डायग्राम दिखा रहा था मैं कि नवजात के अंदर कैसा दिखता है, कोणीय में कैसा दिखता है, काली भुजा में कैसा दिखता है, और डोडा बॉल में कैसा दिखता है, ये सारे दिखा दिए थे मैंने। अब इन सब का एक कंबाइंड डायग्राम देखिए आप, देखिए
तो डायग्राम आपने देखा। अब बात करते हैं इसके रोग कारक की। तो इसका जो रोग कारक होता है वो एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया वो कौन से नेचर का, ग्राम नेगेटिव नेचर का है। अब ग्राम नेगेटिव नेचर कौन सा होता है, ग्राम नेगेटिव जिसे क्या करते हैं, ग्राम अभिरंजक द्वारा अभिरंजित करने पर उसमें कलर प्रकट नहीं होता। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, ग्राम नेगेटिव। छड़ाकार है, इसका मतलब बेसिलाई प्रकार के जीवाणु होते हैं, और इसमें एक कशाप पाया जाता है। मतलब कशाप क्या होता है, जैसे कोई बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया है, इसकी सतह के ऊपर ये इस प्रकार की संधि दिख रही है, ये कशाप है। तो अगर ये एक उपस्थित है तो एक कशाप, अगर देखो अभी दो दिख रहे हैं आपको, तो ये द्विकशापी हो गया। ठीक है, तो ये कैसा होता है, एक कशापी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके रोगजनक की। तो इसका जो रोगजनक होता है वो होता है ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवर, ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवर, और साथ में क्या है, इसकी जाति का नाम है वो है मालवे सियरम, ये इसकी जाति है। तो ये है इसका रोग कारक। मैं आपके सामने रोग कारक को शो ऑफ कर रहा हूँ। ये इसका रोग कारक है। जो मालवेरम है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वो इसकी जाति है। अब बात करते हैं, ये जो बैक्टीरिया होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बीज कहाँ प्रेजेंट होता है, पादप के बीज में, और साथ में मिट्टी के अंदर पाया जाता है। यानी बीज के द्वारा भी संचरण होता है और मृदा के द्वारा भी क्या होता है, इसका संचरण होता है। तो ये था इसका रोगजनक। अब करते हैं बात इसके प्रबंधन की। तो प्रबंधन जैसे अपन देखते आए हैं कि 3 चरणों में करते हैं। सबसे पहले होता है सस्य प्रबंधन, फिर रासायनिक प्रबंधन, और फिर करेंगे इसका जैविक प्रबंधन। तो शुरू करते हैं सस्य प्रबंधन। तो सस्य प्रबंधन किसे कहते हैं, देखो कि खेती के तरीक़ों में बदलाव करते हैं, या खेती की प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा केयरिंग करनी है। कैसे करनी है कि जब भी फसल काट ली जाती है उसके बाद में जो अवशेष बच जाते हैं उनको क्या कर देना चाहिए, उखाड़ देना चाहिए, उनको जला देना चाहिए, उनको नष्ट कर देना चाहिए, और साथ में खरपतवारों को भी नष्ट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जीवाणु उनके ऊपर अपना आश्रय बना लेता है। फिर बात करते हैं अगला, अपरपोषी फसल कौन सी होती है, जिसके ऊपर ये सर्वाइव नहीं करता, जो इसका परपोषी नहीं है। तो उनके ऊपर क्या करना चाहिए, जिसके द्वारा इसको पोषण नहीं मिलता, तो उनको उगाना चाहिए। कब? एक बार अपन ने क्या लगा लिया, कॉटन, अगली बार वो फसल उगानी चाहिए जिससे उसके लायक पोषण उसको उपलब्ध नहीं होगा, नतीजा वो जीवाणु नष्ट हो जाएगा। फिर अगली बार जब कपास उगाएंगे तो उस पर इसका प्रभाव नहीं होगा। अगली बात कि फसल चक्र ये बताई दी अपन ने, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। कि देखो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई का प्लस पॉइंट क्या होता है कि जब भी आप क्या करोगे, फसल उगाने से पहले गहरी जुताई करोगे तो मिट्टी के अंदर अगर सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, ये अन्य घटक जो भी होंगे वो सारे कहाँ आ जाएंगे, मिट्टी की सतह पे आ जाएंगे। और मिट्टी की सतह पर आने पर क्या होगा कि सूर्य ताप के कारण ये सारे के सारे घटक क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो एक सबसे बढ़िया तरीका है जिसके द्वारा हम आसानी से इससे बच सकते हैं। फिर बात करते हैं आगे कि बीजों को 56 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, कितना डिग्री, 56 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10 मिनट तक गर्म पानी से क्या करना चाहिए, औपचारिक, फिर उनको उगाया जाए तो क्या नहीं होगा, फसल पर इसका प्रभाव नहीं होगा। तो ये था इसका सस्य प्रबंधन। तो फिर बात करते हैं आगे रासायनिक प्रबंधन की। तो रासायनिक प्रबंधन देखिए क्या होता है कि बीजों को रुई रहित करना। कैसे? बीज को बोने से पहले सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा लेना सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, कि 100 ml लेना है, कितने बीज के लिए, 1 किलो बीज के लिए 100 ml पर केजी सीड के लिए उपलब्ध लेना है।
और 2 से 3 मिनट तक उन बीजों को उसमें डाल देना है, जिससे बीज के ऊपर जो रुई के तंतु लगे होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इससे साफ़ हो जाएंगे। और फिर उसको पानी से कई बार धो लेना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, बीज रुई रहित हो जाएंगे, और रुई रहित होंगे तो उसके ऊपर कवक का संक्रमण नहीं होता। फिर बात करते हैं आगे। बीजों को 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम, मतलब बीज कितने लेने हैं, 1 किलो। और रसायन जो कार्बोक्सिन ऑक्सीकार्बेक्सिन है वो कितना लेना है, 2 ग्राम लेना है। कवकनाशी है और इसको क्या करना है, इससे इसको बीजोपचार करना है। बीजोपचार कैसे करना है, इस कवकनाशी के साथ में बीजों को मिला देना है, और उसके बाद में उसको वहाँ से रिमूव करके फिर अगर उगाया जाए तो क्या होगा कि इसका संक्रमण नहीं हो पाएगा। फिर आगे बात करते हैं स्टेप्टोसाइक्लिन के 1000 ppm पर पार्ट मिलियम। ppm मतलब क्या हुआ, 1000 पर पार्ट मिलियम के घोल में बीजों को 8 से 10 घंटे तक क्या करना है, भिगोना है, फिर सुखाना है और फिर बाद में उगाना है। इसमें धोना नहीं है, पहले भिगो दिया, फिर निकाला, फिर सुखा दिया, सुखाने के बाद में उसको उगा देना है सीधा, तो जीवाणु का संक्रमण नहीं होता। फिर और अगर फसल तैयार हो गई है, खड़ी फसल है, और उसके ऊपर भी संक्रमण की संभावना है, तो 15 दिन या 20 दिन के अंतराल पर क्या करना है, स्टेप्टोसाइक्लिन कितना 50 से 100 ppm या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 0.3% की मात्रा के हिसाब से क्या करना है, इसकी फसल के ऊपर स्प्रे करना है। तो ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, इसका संक्रमण नहीं हो पाएगा। तो ये था अपना कौन सा प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन। अब बात करते हैं कौन सा, जैविक प्रबंधन। तो जैविक प्रबंधन में क्या करना है, देखिए कि संक्रमण से पहले स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस का जो स्प्रे है वो पत्तियों के ऊपर, पादप के ऊपर कर देना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, पत्तियों पर और उसके जो डोडा होता है, जो उसका उत्पाद होता है, फल होता है, जिससे कॉटन मिलेगी, उसके ऊपर क्या नहीं होगा, इस कवक का, इस बैक्टीरिया का संक्रमण नहीं होगा। फिर इसके अलावा इसकी रोगरोधी किस्में जैसे LDH11, LDH91, LD694, फिर हो गया LHH144, फिर है बदनावर 1, सुजाथा, कौन सी, खंडवा। ये जो क्रॉप्स हैं इनकी हमें क्या करना चाहिए, रोगरोधी किस्में, इनको अगर उगाएं तो भी बैक्टीरिया का संक्रमण नहीं होता है। तो ये वो तरीके हैं जिससे हम आसानी से कपास के अंगमारी रोग से बच सकते हैं। तो आपने कपास का अंगमारी रोग देखा, तो ये था कपास का अंगमारी रोग। अब शुरू करते हैं भिंडी का पीत शिरा मोजेक रोग। भिंडी जो खाने में सबको लगभग पसंद आती है, और इसके अंदर अगर रोग हो जाता है तो उत्पादन सीधा सा प्रभावित होता है। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले इस रोग से संक्रमित पादप को मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कि इस रोग के अंदर जो पादप की पत्तियाँ होती हैं वो कैसे पीले रंग की दिखाई देती है, आप देखिए। तो आपने देखा कि कैसे इस रोग के अंदर पत्तियां प्रभावित होती है, और इसके इफ़ेक्ट से क्या होता है कि फसल जब भी उगाई जाती है उसके लगभग 35 दिन के अंदर अंदर, इसकी ख़ास बात क्या है कि 35 दिन के अंदर अंदर बुआई के
क्या होता है, संक्रमण शुरू हो जाए तो उत्पादन सीधा सा कितना प्रतिशत प्रभावित होता है, 94% तक क्या होती है, इससे हानि होती है। कब, 35 दिन, उगाने के 35 दिन के अंदर अगर वायरस का संक्रमण हो गया तो क्या हो जाएगा, 94% तक हानि हो जाएगी। तो आप गौर करना, ये जो रोग है ये मोस्टली वायरल डिजीज़ है। ये पत्तियों के अंदर जो भिंडी में होता है वो वायरस के प्रभाव से होता है। फिर बात करते हैं, और यदि अगर 50 दिन पर संक्रमण होता है तो इसकी जो इफ़ेक्ट है, इसका जो संक्रमण है उसकी डिपेंडेंसी देखो आप, 35 दिन के अंदर हो तो 94% और 50 दिन के ऊपर हो तो क्या हो जाएगा, 84% तक इसका इफेक्ट शॉक होता है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड है कि संक्रमण किसी भी अवस्था में हो जाए तो उसका दुष्प्रभाव पादप पर हानि के रूप में दिखाई देता है। अब करते हैं लक्षणों की बात। तो लक्षण मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, आपने देखा था उसके अंदर। तो इस रोग का जो मुख्य लक्षण है वो है इसकी पादप की सतह के ऊपर, पत्तियों पर क्या हो जाएगा, पीली शिराओं का जाल बन जाता है। मतलब इसमें पीले रंग की पत्तियाँ, जो हरे रंग की पत्तियाँ होती हैं उसमें लाइनें येलो कलर की दिखाई देती है और वो धीरे धीरे कैसी होती है, मोटी होती जाती है। एक सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, अब करते हैं आगे बात कि इसकी जो उग्र अवस्था होती है, जैसे जैसे रोग बढ़ जाएगा वैसे वैसे पूरी पत्ती कैसे हो जाएगी, पीले रंग की हो जाएगी। डायग्राम में आपको दिखाई था अभी आपने पहले। फिर बात करते हैं आगे। अब जैसे जैसे पत्तियाँ पीली रंग की होती जाएगी तो उसका जो हरे रंग के लिए जिम्मेदार जो वर्णक होता है वो कौन सा होता है, क्लोरोफिल वर्णक होता है। तो ये क्लोरोफिल क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए ज़रूरी होता है, जिससे पादप को क्या मिलता है, भोजन बनाता है। अब क्लोरोफिल अगर नष्ट हो गया तो पौधा क्या नहीं कर पाएगा, भोजन नहीं बना पाएगा। और ऐसी स्थिति में जो पादप की ग्रोथ होती है, जो पादप का उत्पाद होता है वो सीधा सा प्रभावित होता है। फिर बात करते हैं आगे। इसके इन्फेक्शन के कारण क्या हो जाएगा कि जो भिंडी का उत्पाद मिलेगा वो छोटी या विकृत यानी टेढ़ी हो जाएगी, या फिर पीले रंग की भिंडी मिलती है, जिससे क्या हो जाएगी, क्वालिटी वाइज कैसी होती है, ये कमज़ोर हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। फिर बात करते हैं इसके रोग कारक की। तो इसका जो रोग कारक है वो है पीत शिरा मोज़ेक वायरस। कौन सा है इसका, पीत शिरा मोज़ेक वायरस इसका वायरस है, भिंडी का पीत शिरा। ठीक है, ये जो वायरस होता है ये जेमिनी वायरिडी कुल का सदस्य है। और कौन सा, वो भी वंश है बिग्मो वायरस। कौन सा वायरस है इसका, बिगोमा वायरस इसका वंश है। और इस वंश की विशेषता होती है कि इसका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो संश्लेषित डीएनए होता है, एसएस डीएनए संश्लेषित, यानी क्या करता है, ये रेप्लिकेशन करके अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है। तो ये सबसे डेंजरस बात है इसकी। ये जो वायरस होता है ये संश्लेषित डीएनए से निर्मित है। तो ये क्या करता है, अपनी प्रतिकृति कर लेता है और उसके कारण क्या होता है, ये बहुत डेंजरस हो जाता है। ये वायरस जो खरपतवारें होती है, कौन सी, क्रोटोन स्पार्सिफ्लोरा या मालवेस्टम जाति की जो खरपतवार होती हैं या एजिरेटम जाति की जो खरपतवारें होती हैं, उनके ऊपर क्या करता है, अपनी डिपेंडेंसी रखता है। यानी उत्पाद जब भिंडी के ऊपर संक्रमण कर दिया, भिंडी की फसल मिल गई, उसके बाद में क्या होता है, ये खेत के अंदर ये जो इस जाति की खरपतवार लगी होती है तो उन खरपतवारों के ऊपर अपने आप को जीवित रखता है। और इसके उपचार का सबसे बढ़िया तरीका है कि ये जो खरपतवारें होती है अगर इनको नष्ट कर दी जाए तो ये स्वतः ही नष्ट हो जाता है। तो ये था इसका रोग कारक। अब बात करते हैं इसके संचरण की। तो ये वायरस होता है, ये सफ़ेद मक्खी जिसे बेमिसिया टैबेकी कहते हैं के द्वारा फैलता है। मैं आपको इसका डायग्राम दिखा रहा हूँ, देखिए आप इसका डायग्राम।
हाँ, तो आपने सफ़ेद मक्खी का डायग्राम देखा, ये इसका ट्रांसमिशन करती है, संचरण करती है। अब बात करते हैं इसके प्रबंधन की। तो प्रबंधन जैसा अपन देखते आए हैं 3 तरह का होता है, सस्य प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन और जैविक प्रबंधन। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सस्य प्रबंधन की। तो सस्य प्रबंधन में क्या करेंगे कि अगर इससे इन्फेक्टेड किसी भी तरह के सिम्टम पादप में दिखाई दें, पौधे में दिखाई दें, तो क्या करना चाहिए, पादप को उखाड़ कर क्या कर देना चाहिए, जला देना चाहिए या उसको गहरा ज़मीन में दबा देना चाहिए। तो इसके इफ़ेक्ट से क्या हो जाएगा कि वो पादप दूसरे पादपों को संक्रमित नहीं कर पाएगा। फिर अभी अपन ने पहले बात की थी कि ये विशिष्ट जाति के खरपतवारों पर रहता है, तो अगर खेत के आसपास सभी खरपतवारों को नष्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं आगे कि सर्वांगीण उपार्जित प्रतिरोधकता यानी SAR, जो इसमें इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली जो होती है, उसको उत्पन्न करने वाले जो रसायन होते हैं, जैसे सैलिसिलिक अम्ल या एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल, इनमें से किसी भी अम्लों को लेकर इनकी एक फ़िक्स क्वांटिटी है। जैसे सैलिसिलिक अम्ल है वो 500 पर पार्ट मिलियम, या एसिटाइल सैलिसिलिक है वो 200 पर पार्ट मिलियम, या बेंजोइक अम्ल है वो 1000 पर पार्ट मिलियम की क्वांटिटी लेकर फसल पर इसका छिड़काव करके पादपों में रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, जिससे पादप इस रोग से प्रभावित नहीं होंगे। अब बात करते हैं रासायनिक प्रबंधन। तो रासायनिक प्रबंधन के अंदर क्या करेंगे, हम 2 तरह से रसायन काम में लेते हैं। एक वो रसायन जो इसकी संचरण या वाहक को नष्ट करेगा, सफ़ेद मक्खी को, और दूसरा फसल के ऊपर छिड़काव किया जाएगा। तो पहले बात करते हैं सफ़ेद मक्खी। तो सफ़ेद मक्खी को रोकने के लिए या उसकी जन्म दर को कम करने के लिए या उसे नष्ट करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड जो रसायन होता है, इमिडाक्लोप्रिड रसायन है, वो 5 ml लेना है और 15 लीटर पानी का घोल करना है। उसके साथ में मिलाकर उसको क्या करेंगे, खेत में स्प्रे करेंगे, जिससे सफ़ेद मक्खी के अंडे या सफ़ेद मक्खी नष्ट हो जाती है। और फसल के ऊपर क्या करना है, डाईमिथियोएट कितना लेना है, 1 ml प्रति लीटर पानी के अंदर, या मिथाइल डिमेटोन 1 ml प्रति लीटर पानी के अंदर 10 से 15 दिन तक लगातार फसल के ऊपर छिड़काव करना है। तो इससे क्या हो जाएगा कि वो जो उसका रोग कारक है वो नष्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं जैविक प्रबंधन की। तो जैविक प्रबंधन के लिए हम रसायनों का प्रयोग नहीं करते, बल्कि जैविक पादपों का या जैविक उत्पादों का प्रयोग करते हैं। जैसे नीम का तेल है, तो 0.2% सांद्रता के अनुसार, या नीम की निम्बोली का सत क्या होता है, जिसमें उसकी क्वांटिटी सांद्रता क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, वो लेना है कितना, 5%। इसका स्प्रे करना है किसके ऊपर, फसल के ऊपर, जिससे सफ़ेद मक्खी पादपों के आसपास नहीं रह पाएगी। और इसके अलावा जैविक प्रबंधन में कुछ रोग रोधी किस्में हैं, जैसे प्रभनी कांति, अर्का अभय, पंजाब 7, पंजाब पद्मिनी। ये जो वो किस्में हैं जो इस रोग के प्रति कैसी हैं, प्रतिरोधी हैं, यानी इसके इन फसलों के ऊपर, इन किस्मों के ऊपर इस रोग का असर नहीं होता। तो ये था इसका जैविक प्रबंधन। तो आज हमने ये दोनों रोग पूरे कर लिए, जिसमें हमारा पहला रोग था वो था कपास का जीवाणु अंगमारी, और दूसरा रोग था वो हमारा था भिंडी का पीत शिरा मोजेक रोग। आपको इसके नोट्स मैं पहले भेज चुका हूँ, आपको अभी इसमें नोट्स भी दिख रहे हैं। मैंने यही नोट्स आपको भेजे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो ये था अपना रोग, आपने इसको समझा। नोट्स को मेंशन कीजिए कॉपी के अंदर। फिर मिलते हैं अगले रोगों के साथ में अगली क्लास में।